स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अच्छे टाइम को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज दिल्ली का मौसम काफ़ी खूबसूरत है, सुहाना है, धूप में गुनगुनी सी निकली हुई है। और काफ़ी दिन के बाद थोड़ा सा धूप जो है नेचुरल मतलब अच्छा लग रहा है, थोड़ा बाहर बैठ के धूप में। तो ये भी एक प्रकृति का काफ़ी वरदान है कि नेचुरल धूप मिल रही है और दिल्ली की हवा भी थोड़ी साफ़ हो रही है। तो खुशनुमा सा माहौल है। तो आइए अच्छे टाइम को एंजॉय करते हुए आप सभी के लिए मैं एक थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट में एक जानकारी लेके आया हूँ, जिसमें मतलब ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। आप आई होप कि आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा और आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि कम से कम शब्दों में और छोटे से छोटे वीडियो में कम समय में आपके प्रश्नों का मैं जवाब दे पाऊँ, और उसी कड़ी में ये वीडियो है। लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि जो टॉपिक है लोन डिफ़ॉल्ट होने के बाद क्या होता है, तो एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इसमें 2-3 प्रोसेस होते हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, लोन डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, वो कोई भी जानबूझ के लोन डिफ़ॉल्ट नहीं करता है। लोन डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि आपने कोई लोन लिया हुआ है किसी बैंक से, कि किसी एनबीएफसी से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपने लोन लिया है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको लोन आपने ले लिया लेकिन आपने समय पे ईएमआई नहीं भरी, आपकी 1 ईएमआई, 2 ईएमआई, 3 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो गई, आप नहीं भर पाए, तो उसको बोला जाता है लोन डिफ़ॉल्टर। डिफ़ॉल्ट होना, डिफ़ॉल्टर होना। तो उस सिचुएशन में डिफ़ॉल्टर होने के बाद जब बैंक आपको लोन डिफ़ॉल्टर घोषित कर देता है, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है उसी के बारे में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, लोन डिफ़ॉल्टर होने के बाद से सबसे पहले क्या होता है, पहले तो आपको रिमाइंडर कॉल आनी शुरू होती है। रिमाइंडर जैसे वो नॉर्मल कॉल आती है, जो बैंक के एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आपको कॉल करते हैं कि सर आपका रिमाइंडर है, आपका 2 ईएमआई बाउंस हुआ है, आप डिफ़ॉल्टर हुए हैं, आप अपना पेमेंट कर दीजिए। और अभी के टाइम पे तो बैंक वाले इतना पीछे पड़ रहते हैं कि जो ड्यू में डेट होता है ईएमआई का, जैसे 10 जनवरी को डेट था, तो वो 5 को ही कॉल करना शुरू करते हैं कि 10 को आपका पेमेंट कटेगा, 10 को बैलेंस मेंटेन कीजिएगा, ये वो। तो आदमी एक इरिटेशन होता है। अब आप तो डिफ़ॉल्टर हो ही गए हैं, तो आपको कई बार कॉल आता है, दिन में 10 बार कॉल आएगा आपको कि सर आप पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। जब बैंक के नॉर्मल एग्जीक्यूटिव जब आपको कॉल करना बंद कर देते हैं, तो आपका नंबर चला जाता है रिकवरी एजेंट्स के पास। अब रिकवरी एजेंट्स कौन होते हैं? रिकवरी एजेंट्स बैंक के पाले हुए गुंडे होते हैं। उनका जो काम होता है वो क्लाइंट्स को धमकाना होता है। वो आपको धमकाएंगे, डराएंगे कि मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, मैं पुलिस में केस हुआ है, आपके खिलाफ़ एफआईआर हुआ है, आपका लोन बकाया है, ये वो दुनिया भर की चीज़ें वो धमकाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि लोन डिफ़ॉल्टर होने के बाद आपको तो बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी कोई बड़ा एक्शन नहीं होने वाला है। ये एक सिविल नेचर का केस होता है, कोई क्रिमिनल नहीं है कि आपको फांसी हो जाएगी। तो आपको रिकवरी एजेंट जब भी कॉल करता है, आप उसको बोलिए कि मैं तुम्हारा पेमेंट कर दूंगा, इतने टाइम में कर दूंगा। आप उसको मना भी कर सकते हैं कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा आपका। मैं आपको दावा कर रहा हूँ कि बैंक का जो रिकवरी एजेंट होता है वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरी बात, जब आपको नॉर्मल एग्जीक्यूटिव कॉल करने छोड़ते हैं, उसके बाद आपको रिकवरी वाले कॉल करते हैं। रिकवरी वाले कॉल करके परेशान हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपको बैंक से लीगल नोटिस आएगा। लीगल नोटिस कई तरीके से आएगा, कभी बैंक के हवाले से आएगा, कभी पुलिस का कुछ लोगों को लगा के आएगा। वो आपको एक धमकाने का ही प्रोसेस है कि आपको कैसे भी डरा धमका के आपका जो वो अमाउंट है उसको सेटलमेंट करने का होता है। लेकिन इसमें आपको बिल्कुल 2-3 चीज़ें देख के और हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल कभी भी फियर नहीं लेना है कि आपका मतलब बैंक आपका क्या कर लेगा, आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी, या आपको मतलब किसी भी तरीके का आपका नुकसान वो नहीं पहुंचा सकता लीगली। जो भी काम करते हैं वो इलीगल है। सबसे पहले अगर हम रिकवरी एजेंट पे ही बात करें, तो रिकवरी एजेंट का टाइमिंग जो होता है, आरबीआई ने जो नए रूल्स दिए हैं, न्यू गाइडलाइन जारी की है, उसमें 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक ही वो कॉल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। दूसरा, वो आपके घर पे भी विजिट नहीं कर सकते। विजिट करने के लिए सुबह 10 से 7 का ही टाइमिंग होता है। उसके अलावा उनके पास होम विजिट का एक बैंक का लेटर होना चाहिए ऑफिशियल। प्लस जो विजिटर्स आएगा, जो भी आपके घर पे आता है रिकवरी एजेंट, वो अपनी एक आईडी कार्ड उसको शो करना होता है। साथ ही वो किसी भी तरीके की धमकी, गाली गलौज की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है।
सभ्य तरीक़ा से बात करना होता है, शब्दों का चयन करना होता है। ये आरबीआई का रूल है। तो अब जब आप बैंक डिफ़ॉल्टर हो गए हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि बैंक से बात करके सेटलमेंट का टाइम लीजिए कि आप 1 महीने में, 2 महीने में पैसा अरेंज करके आप बैंक को सबमिट कर देंगे। दूसरा, अगर आपको कॉल आता है, कॉल पे भी आप टाइम दीजिए कि इतने टाइम में मैं आप अपनी जेन्युइन जानकारी, जो भी आपका रीज़न है डिफ़ॉल्टर होने का, वो बता दीजिए। और एक काम हमेशा कीजिए कि आप बैंक से रिटर्न में कम्युनिकेशन कीजिए। आप उनको ईमेल डालिए, उनको व्हाट्सएप कीजिए, और हो सके तो बाय पोस्ट भी आप लिखिए कि मेरा ये प्रॉब्लम है और मैं इस रीज़न के चलते मैं अब बैंक को टाइम पे अपने ईएमआई नहीं भर पा रहा हूँ, मैं पैसे नहीं रिटर्न कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे इसमें रिलैक्सेशन चाहिए, मुझे टाइमिंग दिया जाए, कुछ समय का मोहलत दिया जाए, ताकि मैं अपना पैसा जो है आपको वापस पे कर पाऊँ। तो वो पैसा पे करने के लिए बैंक आपको टाइम दे देगा, इसमें बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और बैंक का डिफ़ॉल्टर होना कोई बहुत बड़ा कोई क्राइम नहीं होता है, बहुत बड़ा कोई अपराध नहीं होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ कोई आपको पनिशमेंट नहीं मिलता है। देखिए, सिविल का केस है, पैसे के लेन देन का संबंधित केस है, तो लास्ट में पैसे पे ही सेटलमेंट होता है। और अभी जो मैंने आपको बैंक डिफ़ॉल्टर होने के बाद से जो सिचुएशन आती है, उस पे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक आप डिफ़ॉल्टर हो गए हैं और बैंक आपको दोबारा अप्रोच कर रहा है सेटलमेंट के लिए कि आइए हम लोग मिलजुल के सेटलमेंट कर लें। क्योंकि क्या होता है कि जब ईएमआई आपकी बाउंस हो जाती है, जब आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो ड्यू चार्जेज, ओवर ड्यू चार्जेज, ये वो आपको इंक्लूड करके, और वो आपको जैसे 10,000 देना है बैंक को, तो वो जोड़ के आपको 20,000 मांगने लगते हैं। और बाद में वो खुद ही अप्रोच करते हैं कि सेटलमेंट, इसमें आइए मिल बैठ के सेटलमेंट कर लेते हैं। इसमें आर्बिट्रेशन भी होता है, मीडिएशन भी होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आर्बिट्रेशन, मीडिएशन या सेटलमेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप लेना ज़रूरी है। आप सभी ने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अगर आप चाहते हैं हमारी सेवाएं इससे संबंधित किसी भी, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, हमारी कंसल्टेशन पेड है, आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और आप सभी ने चैनल को सपोर्ट किया, लाइक शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।